अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज शाम 7 बजे में मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क गिर तहरीक के आगाज़ में नाज़रीन चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं, लेकिन इस भरपूर तहरीक के वो आसार दिखाई नहीं देते हैं जो माजी में तहरीक इंसाफ का खासा रहे। अगरचे PTI के असीर पेट्रोल इन चीफ इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से इसे हकीकी आज़ादी की तहरीक करार दिया जा रहा है। बानी ने 5 अगस्त से तहरीक के आगाज़ का तो कहा, लेकिन इख्तिताम की कोई तारीख नहीं दी और ऐसे जमहूरियत की असल शक्ल में बहाली से मशरूत कर दिया गया। यानी ये तहरीक लंबी चलेगी, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तवीलुल मुद्दती तो क्या कलीलुल मुद्दती तहरीक के आसार की भी नफ़ी कर रहे हैं। तहरीक से पहले इमरान खान के साहबजादों की आमद के शोर ने कारकुनों को मुतवज्जे किया था, लेकिन इस हवाले से हर 2-2 घंटे बाद आने वाली मुतज़ाद खबरों ने कारकुनों को सख्त मायूस कर दिया है। और फिर रही सही कसर बाहमी इख्तलाफात, सेनेट इलेक्शन में मेरिट से हटकर फैसले और सानिया 9 मई पर अदालती सज़ाओं ने पूरी कर दी। इसके साथ साथ तहरीक की होम्योपैथिक स्ट्रेटजी पर भी शाकी कारकुनान सवाल उठाते दिखाई देते हैं। इन शकूक शुबहात और क़यादत के बाहमी झगड़ों से नाला कारकुनान क्या तहरीक को इस बामे उरूज तक पहुँचा सकेंगे, जिसकी उम्मीद अडयाला जेल की एक बैरक में किसी दिए की लौ की तरह फड़फड़ाती दिखाई देती है। और क्या इस तहरीक में इतना दम होगा कि हुकूमत की टांगें कांप जाएं? क्या मफरूर और सज़ा याफ्ता क़यादत के लिए सड़कों पर आना आसान होगा? ऐसा हो भी जाता है तो नाज़रीन सूबाई सतह पर एतदाद से वफाकी हुकूमत दबाव में कैसे आएगी? और सबसे बढ़कर इस्लामाबाद का रुख न करने के पीछे क्या कोई खुफिया अंडरस्टैंडिंग है? ये सारे सवालात हम रखेंगे जी हमारे पैनल के सामने। पैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, आप देख सकते हैं स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं इफ्तिखार शराजी साहब। हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं हमारे तज्ज़ियाकार मोहम्मद नौशाद अली साहब, उस्मान अहमद भट्टी साहब और शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब। इफ्तिखार शराजी साहब, आप चूँकि स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तो चलें गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। सर, ये बताइएगा कि इमरान खान ने एहतजाज नहीं बल्कि एक पूरी तहरीक का ऐलान किया, लेकिन ग्राउंड पर हमें कोई तैयारियां दिखाई नहीं देती, कोई मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको लगता है कि ये मौसर एहतजाज होगा? PTI जो है वो अभी तक कोई माहौल नहीं लेकिन बना पा रही है। सर, क्यों नहीं बना पा रही है ये भी बता दीजिएगा, और माहौल नहीं बना पा रही है तो इसके असरात फिर क्या रहेंगे? देखिए, मेरा ख़्याल में एक तो ये जो माजी के उनके तजर्बात थे उससे ये उनको साबित हुआ है कि अगर कोई एक सर्टन टारगेट लेके निकलेंगे और उसको अचीव करने की कोशिश की जाएगी तो उसके रास्ते में बहुत सारी रियासती रुकावटें आएंगी और उनके लिए शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। और बिलखुसूस जब उन्होंने हर बार इस्लामाबाद का इंतखाब किया तो उससे भी उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि उनके लिए मुमकिन नहीं है कि इस टारगेट को अचीव किया जा सके। इस दौरान आपने देखा है कि ख़ुद PTI के अंदर भी एक डिवाइड हमें देखने को मिली, गोया कि वहाँ पे भी एक यकसुई जो होनी चाहिए क़यादत की कॉल पे वो भी मिसिंग थी। तो अब तो मेरा ख़्याल में वक्त काफ़ी गुजरा है और माजी के नाकाम तजर्बात एक तो सामने हैं। दूसरा ये है कि पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी डिवाइड हमें देखने को मिल रही है। अब आप देखें कि पिछले दिनों जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है या अपोजिशन की जो जमातों की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई है, एक बड़ी जमात होने के नाते गोया कि छोटी जमातों को इस बात पे कन्विंस नहीं किया जा सका कि वो भी 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हों और इस तहरीक का हिस्सा बने। तो मेरे ख़्याल में जो पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक तो पाई जा रही है, क्योंकि अब भी आप बंद कमरों में बात करें तो वो बरमला ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी हमें मुज़ाहमत की तरफ नहीं, मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, डायलाग के ज़रिए सियासी जमातों से, इस्टेब्लिशमेंट से। तो जब इस तरह के सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं पार्टी के अंदर, वो पार्टियाँ फिर तहरीक नहीं चलाया करती। तो मेरे ख़्याल में हम कह सकते हैं कि क्योंकि बानी PTI ने उनको कहा है 5 अगस्त को बाहर निकलेंगे, बट बड़ा सिंबॉलिक किस्म का होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ उनके कायदीन फरमा रहे हैं कि हम सरप्राइज़ देंगे, लेकिन मुझे तो कोई सरप्राइज़ का एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। और मोर इम्पॉर्टेंटली उनके कारकुन भी उनसे ज़्यादा खुश नहीं हैं, क़यादत के ऊपर बड़े सवालात उठा रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो हमें आसार नज़र आने चाहिए थे एक मौसर तहरीक के, वो नहीं है। और खुदा न खासा ऐसा ना हो कि जैसे वो फरमा रहे हैं कि ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए होगी, लेकिन अगर उसकी शुरुआत ही बड़ी मायूस कुन होगी तो फिर कौन बाहर निकलेगा और लंबा कैसे चलेगा? तो मैं नहीं समझता कि शायद को इतना हमें इसमें जोर नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि हुकूमत भी बड़ी कंफर्टेबल है, कोई हमें पैनिक नज़र नहीं आ रहा हुकूमती कैंप्स में। पैनिक कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी हुकूमत को पहले से पता है कि कुछ होने वाला नहीं है तो कोई खास तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं मोहम्मद नौशाद अली साहब, सर आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से भी शराजी साहब फरमा रहे थे कि जी कारकुनान जो हैं वो कोई ज़्यादा खुश नहीं है, ख़ासतौर पर जैसे अभी हमने अपने इब्तदाई में भी बताया कि सेनेट इंतखाबात में जिस तरह से लोगों को इंतखाब किया गया PTI की तरफ से, उस पर भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे
एतराज़ात हैं। लेकिन नौशाद साहब, आपकी नज़र से PTI के रहनुमाओं की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गुजरी होगी जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम बड़ा पुरअमन रहना चाहते हैं, कोई इस तरह की चीज़ जो शर फैलाने की कोशिश करेगा, शरारत करने की कोशिश करेगा हमारे कारकुनान में से, उसको खुद हम लोग पकड़ रहे होंगे। तो शराजी साहब जो बात कर रहे हैं कि जब आप खुद ही ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ खास होने नहीं जा रहा है, बड़ा पुरअमन होगा, तो आप किसको क्या मैसेज देने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मीडिया कंजम्पशन के लिए तो ये कहा जा रहा है कि ये पुरअमन भी होगा और हम खुद पकड़ेंगे, लेकिन वो खुद कहीं होंगे तो किसी को पकड़ेंगे ना। अभी तक जो PTI की स्ट्रेटजी मेरी इतलात के मुताबिक बनी है वो ये है कि कारकुनान अपने अपने लेवल पे उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि आपसे जो बन पाए वो करें। यानी अच्छा। आप 20, 30, 40 की टोलियों में कहीं पर गली मोहल्ले में अपने अपने इलाके की सड़कें बंद करें, कोशिश करें कि पुलिस अगर आपको पकड़ने की कोशिश करे डिस्पर्स हो जाए, क्योंकि वो आपका गली मोहल्ला है, फिर वापस इकट्ठे हों और फिर जो है मुल्क के अंदर जो है वो धमाचौकड़ी मचाएं। जहां जहां आप मचा सकते हैं वो मचाएं। ये पैगामात इन लीडर्स की तरफ से ये कारकुनों को दिया गया है कि आप अपने ओन पे होंगे। अब मसला ये है कि जब आप इस तरह से अपने ओन पे छोड़ देते हैं नौजवानों को, खास तौर पर यंगस्टर्स को, तो हो सकता है क्योंकि उनके ऊपर ना लीडरशिप होगी, ना उनको कोई समझाने वाला होगा, ना उनको कोई हाथ रोकने वाला होगा। जब पुलिस जो है आगे से अगर उनको रोकने की कोशिश करती है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी रोकती हैं तो वो वहां पे मुश्तइल भी हो सकते हैं। ये एक ऐसी गलत किस्म की प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश की जा रही है जिससे नुकसान का अंदेशा भी हो सकता है। पुलिस मेरी इतलात के मुताबिक जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी जो इतलात है उसके अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेटेजी डिजाइन कर रही हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी तादाद में पूरे मुल्क के अंदर हर गली मोहल्ले के अंदर अगर 40-50 लोग इकट्ठे हों या 30 लोग हों या 20 लोग हों और वो कोई ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश करें जिसमें मतलब स्टोन पेल्टिंग हो सकती है, दूसरे काम हो सकते हैं, फिर वो उनको निपटने के लिए मामला जो है वो खराब होंगे। तो ये जो जिस किस्म की ये कोशिश की गई है ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, क्योंकि कारकुनान जज्बाती होते हैं, जो कारकुनान मुश्तइल हो सकते हैं, उनके ऊपर गाइडेंस भी कोई नहीं है। दूसरा जो मामला है, देखिए, यौम इस्तेहसाल कश्मीर के दिन ये सारा कुछ करना मुल्क भर में, इसका मतलब क्या है? एक तो पहली बात यह है कि ये 5 अगस्त की तारीख चुनने का क्या मकसद था। दूसरी बात यह है कि आप ये चाहते हैं कि PTI अगर सड़कों पर है, गली मोहल्लों में है, तो आपकी टोटल जो तवानाई है पूरी गवर्नमेंट की और एस्टैब्लिशमेंट की और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की वो इनके अगेंस्ट खड़ी होगी। तो आप एक्चुअली जो आपको करना चाहिए था कि इस दिन तमाम जमातों को मिलकर या नेशनल लेवल पे जो आपको यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाना चाहिए था, आपको दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए था कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं, जो कुछ भारत ने किया 5 अगस्त को, वो उसके खिलाफ खड़े हैं, तो ये उसको भी सबूताज कर दिया गया है। अब वो भी मुमकिन नहीं रहा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो PTI की तहरीक है ये इससे मसाइल पैदा हो सकते हैं और अगर सही तरीके से इनको काबू ना किया गया तो हो सकता है कि मामलात बिगड़े, जो कि वो चाहते हैं कि बिगड़े, क्योंकि बिगड़ेंगे तो जो उनका ख्याल है, ये गली मोहल्ले का कारकुनों की मैं आपको बात बता रहा हूं, वो कह रहे हैं हमें जो पैगामात मिले हैं वो ये है कि हालात को इस कदर बिगाड़ दो कि एस्टैब्लिशमेंट मजबूर हो जाए बात करने पे और कैदी नंबर 804 को ठीक हो गया। नौशाद साहब, उनकी प्लानिंग क्या है? उनकी प्लानिंग क्या है? PTI क़यादत ने उनको क्या एक वो कह रहे हैं हिदायत जारी किए, ये आपने बता दी, लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि उनको अगर सही तरीके से कंट्रोल ना किया गया, अब ये सही तरीका क्या हो सकता है शहजाद अनवर फारूकी साहब, PTI के लोगों को कंट्रोल करने का? हमने देखा है छापे मारे जाते हैं, गिरफ्तारियां की जाती हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसे वो लोग कहते हैं कि जी हम तो बेगुनाह हैं, हमारा इन केसेस से लेना देना नहीं है, जिनके अंदर इनको फंसाया जाता है और खासतौर पर यंगस्टर्स को फंसाया जाता है। एक तो ये बता दीजिएगा, ये लीडरशिप के पर्सपेक्टिव में कहा था, मैंने ये लीडरशिप के पर्सपेक्टिव में कहा था कि किसी जमात के एहतजाज में जो उसकी लीडरशिप होती है वो उनको गाइड कर रही होती है और अपने साथ लेकर जाती है, इस पर्सपेक्टिव में कहा था। ठीक हो गया सर। अच्छा शहजाद साहब, एक तो ये फरमा दीजिएगा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि PTI का खतरनाक हथियार जो है वो हम हमेशा से जानते हैं कि धरना रहा है, लेकिन 2024 की बात करें, लास्ट ईयर की, तो हमने देखा कि लॉन्ग मार्च जो था वो भी कोई अच्छा नहीं रहा और इस बार ना तो लॉन्ग मार्च हो रहा है ना धरना दिया जा रहा है। तो फिर ये तहरीक में होने क्या जा रहा है? क्योंकि पिछले दिनों PTI के जो पंजाब के तर्जुमान हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये लोगों की तादाद देख के डिसाइड करेंगे। शहजाद साहब, क्या करना है उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। अच्छा, एक तो मैं दाद देना चाहूँगा नौशाद साहब को कि आज बड़ा उन्होंने बता दिया कि वो जो PTI के लोग थे उनको क्या मैसेज मिला है और किस तरह से वो हालात को खराब करने की। हो सकता है किसी एक ग्रुप में नौशाद साहब भी हो, वैसे चेक कर लेना चाहिए। नहीं, वो जिस तरह से वो आपको याद होगा 9 मई के केसेस में
वो कुछ सुल्तानी गवाह थे जो मेज के नीचे छुप के सुन रहे थे। मुझे वो मुजाहिद मंसूरी साहब याद आ गए। वो जब पढ़ाते थे तो वो हमें बताते होते थे कि जब पीएनए की तहरीक चल रही थी तो मैं चाय वाला बन के गया और मैं मेज के नीचे छुप गया। तो नौशाद साहब भी आजकल को खुफिया मिशन पे हैं मेरा ख्याल है। बाकी पीटीआई बेचारी ना मतलब 3 में है ना 13 में है। मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर इतना साहस है कि वो कोई बड़ा कोई धचका दे पाएंगे। बल्कि वो पिछले दिनों जब कासिम और सुलेमान के ऊपर उनका एम्फोसाइज था तो मुझे एक पुरानी इंडियन फिल्म याद आ गई जिसमें राखी गलियों मोहल्लों में पागलों की तरह फिरती थी और कहती थी मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो ये बस अपना करण अर्जुन ढूंढ रहे थे और वो करण अर्जुन जो है वो दोनों लंदन में बैठे हैं, वो शायद अभी नहीं आ रहे। तो अब ये मुझे नहीं लगता कि अभी इस सारे मामले से, लेकिन ये बात दुरुस्त है नौशाद साहब की कि जब आप किसी हजूम को हेडलेस कर देते हैं तो फिर उसके बाद चीजें जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं रहती और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ये अंदेशा बहरहाल रहेगा और पीटीआई जिस तरह से क्लेम करती रही है कि हमारे अंदर बंदे शामिल करके तो ये शरपसंदी फैलाई जाती है, तो फिर उस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर इस दफा भी कोई खराबी होती है तो बाकी ये जो 5 अगस्त वाली डेट है ये खुद से बन गई है बेसिकली। तो जो मुझे याद पड़ता है बानी ने तो सिर्फ ये कहा था कि जी 5 अगस्त को नुक्ता-ए अरूज पे होनी चाहिए। इसका मतलब ये था कि उन्होंने पहले से स्टार्ट करने का कहा था और इसको नुक्ता-ए अरूज बताया था। लेकिन ये अब जाहिर है कि वो जूतियों में दाल बट रही है पीटीआई की जो लीडरशिप है। तो उनमें वो सब के सब जो हैं वो लोग जो डील करके आए हैं उनके मुताबिक तो वो सड़कों पर ना आ सकते हैं ना ला सकते हैं। तो ये अपने तौर पे सब कुछ करेंगे कारकुनान जो कुछ भी करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि भुट्टो की फांसी के बाद एक लंबा अरसा जो है वो पीपल्स पार्टी को उस तरह से कोई पजीराई नहीं मिली। लेकिन जब भी पहले इलेक्शन हुए तो उसके बाद आपको पीपल्स पार्टी को आप आने से रोक नहीं सके थे। तो ये लगता ये है कि आप एक दफा फिर लोगों के अंदर कुछ इस तरह का सेंटीमेंट पैदा कर रहे हैं कि अब लोग जो हैं वो 8 फरवरी की तरह दिल में दबाकर बैठ जाएंगे और फिर जब कभी उनको मौका मिलेगा वो अपनी सेंटीमेंट का इजहार करेंगे। उसका इजहार करेंगे। ठीक हो गया शहजाद साहब। मुझे एक लाइन कहने की इजाजत दे जी जी नौशाद साहब। फारूकी साहब ने तंज किया तो मैं फारूकी साहब जानते हैं कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूं जहां मेरी मुल्क भर में इतनी दस्तरस जरूर है कि कम से कम कारकुन की सतह पे जो चीजें हो रही हैं या मेरे पास वो स्क्रीनशॉट मौजूद है जो इनके ग्रुपों के अंदर वर्कर्स को दिए जा रहे हैं। तो मैं जब बात कर रहा हूं तो किसी बुनियाद पर कर रहा हूं और इसी बुनियाद पर मैंने ये कहा कि वर्कर्स को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप अपने ओन के ऊपर जो आपसे बन पाए अपने इलाके के अंदर वो जरूर करें। ठीक हो गया। नहीं चीजें और भी बताई हैं, मैंने अभी मुख्तार तरीके से बात बताई थी, एहतियात से काम लिया। देखिए नौशाद साहब सॉरी मैं माफी चाहता हूं लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जो अपने तौर पर बन पाए तो इसमें ये कहां लिखा हुआ है, ये इंटरप्रिटेशन कहां से है कि हालात को इतना खराब कर दें कि हालात को खराब करने से तो इमरान खान के लिए कोई बेहतरी का रास्ता नहीं निकलेगा। ये तो अंधे को भी नजर आ रहा है। तो ऐसी हिदायत जो है वो मरकजी क़यादत क्यों जाए? मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि मेरे पास जो स्क्रीनशॉट हैं उसमें इससे भी ज्यादा गुफ्तगू है। मैंने मोहतात अंदाज में गुफ्तगू की है। बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा काम है कि मैं उतनी बात करूं जितनी बात हो सकती है, मुमकिन है। तो मैं आपको एहतियातन मैंने वो चीजें जो है वो आपके सामने पेश नहीं की जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। लेकिन उसका मकसद ये है, आपसे जो बन पाए करने का मकसद ये है। इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट था जिससे आपने एग्री किया कि अगर कारकुनान जो है वो हेडलेस हों तो फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और आपने खुद एक नए अंदेशे का जो इजहार किया है ये कि पीटीआई के अंदर लोग शामिल कर दिए जाते हैं तो फिर उस लीडरशिप को सोचना चाहिए। बिल्कुल हमें अंदाजा है जब आप लीडरशिप के घरों पे छापे मारेंगे, उन सबको पकड़ के अंदर कर देंगे, उनको 10-10 साल की सजा देंगे तो साहब ना ये पहली दफा किसी सियासी जमात के साथ हुआ है। इस पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक इस पाकिस्तान में चलने वाली हर तहरीक के अंदर लीडर्स को गिरफ्तार भी किया जाता था, लीडरों को पीटीआई के दौर में भी ये सारी चीजें होती रही हैं। जी आगे बढ़ते हैं। हम सॉरी उस्मान साहब वेट कर रहे हैं। उस्मान भट्टी साहब सर मैं आपकी तरफ आऊंगी। नौशाद साहब आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। ज़ाहिर आप सीनियर सहाफ़ी हैं, इतनी आपकी खिदमात हैं पाकिस्तानी मीडिया के लिए एंड वी ऑल नो कि आपके अपने सोर्सेज जो हैं, आपके जो ज़राए हैं वो बड़े मजबूत हैं। लेकिन ज़ाहिर है शहजाद साहब को भी पूरा हक है कि अगर उन्हें किसी लफ्ज़ पर या उस चीज़ पर एतराज़ है तो वो यकीनन आपसे उस पर वो बात कर सकते हैं। उन्होंने की भी है बट आई होप कि चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होंगी। उस्मान साहब सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सानिया 9 मई की जो सज़ा याफ्ता क़यादत है सर, उसने ये फैसला किया है कि हम रूपोश रहेंगे, हम सामने नहीं आएंगे। तो आपको नहीं लगता कि इसका कहीं ना कहीं असर आ रहा होगा तहरीक के ऊपर? क्योंकि वर्कर तो पर यही सोचेगा ना कि जब आप नहीं निकल रहे, आप डर रहे हैं गिरफ्तारी देने से, तो फिर हम क्यों बाहर आएँ? या लोग सोचेंगे कि हम अपने बच्चों को बाहर क्यों निकालें?
और सर दूसरी चीज़ एक मुझे ये बता दीजिएगा कि 5 अगस्त का इंतखाब ही क्यों किया गया है? पीटीआई भूल गई थी कि यौम इस्तिक़लाल कश्मीर भी मनाया जाएगा कल, या फिर आपको लगता है कि जानबूझकर पीटीआई की तरफ से ऐसी ही डेट्स का कहीं ना कहीं इंतखाब किया जाता है? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अस्मा साहबा, मैं आपको ये बताऊं कि पीटीआई पे जब तक फैज रहा है तो पीटीआई के एहतजाज कामयाब होते रहे। मुझे आप ये बताएं कि जो लोग कारकुनान जेलों में लित्र खा रहे हैं, इमरान खान के बेटे आने को तैयार नहीं है, वो दोनों जाके अमेरिका से भीख मांग रहे हैं कि मेरे बाप को छुड़वा दें। आप ये बताएं, लाखों डॉलर का न्यूयॉर्क टाइम्स में इमरान खान की रिहाई के हवाले से इश्तिहार छपा है। मुझे ये बताएं कि केपी की हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बुरी है, वहां पर करप्शन का बाजार गर्म है। काश वो लाखों डॉलर भेजें, इमरान खान साहब कहें कि मेरे केपी के में, और वहां पर डेवलपमेंट हो सके। आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जब एहतजाज किया, उस वक्त एहतजाज किया जब हमारे मुल्क में कोई भी हेड ऑफ स्टेट आया। हमारे मुल्क में इमरान खान साहब जो है वो डेवलपमेंट चाहते ही नहीं है, वो चाहते हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ना बन सके। अगस्त का महीना पूरी दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में जो है वो सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया जाता है। इमरान खान साहब को हमेशा उस वक्त एहतजाज याद आता है कि जब हम एक अपना कोई जीत दुनिया को बता सकते हैं कि हमने भारत को हराया, ना कोई चने चबुआए, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेरिका जो इतनी बड़ी सुपर पावर है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मगर इमरान खान साहब एक अपनी फाशिस्ट जो सोच है वो अप्लाई करना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि क्यों लोग इनके पीछे निकले? लोग इसलिए नहीं बाहर निकलते, लोगों को पता है कि हमने पकड़े जाना है, हमारे पीछे आना किसी ने नहीं। इमरान खान साहब के बेटे तो बाहर बैठे हैं, क्या लंदन में इंतशार का हक किसी को है? वहां सोच भी नहीं सकते। मगर उनके बेटे कभी ये पूछें कि इमरान खान साहब, यानी उस्मान साहब आप कहीं ना कहीं एतराफ तो कर रहे हैं ना कि लोग निकलना चाह रहे हैं लेकिन गिरफ्तारियों के डर से नहीं निकलेंगे, डर इतना पैदा कर दिया गया है, ये आप खुद एडमिट कर रहे हैं अभी। जी मैं बताता हूँ कि लोग निकलना चाह रहे हैं, मगर लोगों को जब ये पता लगता है कि जाके हमने फौजी तंसीबात पर हमला करना है, ये हमें डायरेक्शन है, फिर लोग रुक जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमें ये कहते कुछ है, दिखाते सज्जी आंखें, मारते खब्बी आंखें। बात यह है कि लोगों का एहतजाज बुनियादी हक है, कोई भी नहीं रोकना चाहते एहतजाज को, मगर ऐसा एहतजाज जिससे मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो जाए, फिर लोग भी इनका साथ नहीं देंगे। लोग अब क्यों नहीं निकल रहे? इसलिए नहीं निकल रहे कि उनको पता है गिरफ्तारियां होंगी, हमारे पीछे किसी ने आना नहीं है। हम इमरान खान साहब को करोड़ों रुपया तो वकीलों की फीस देने के लिए है, मगर जो गरीब कारकुन पकड़ा जाता है उनके लिए पास तो हजारों रुपए नहीं है उनके वालिदैन के पास। और इमरान खान साहब के पीछे जो वकला पैसे लगा रहे हैं वो मिर्जा अफरीदी जो कि एक लैंडलॉर्ड है, वो उसने पैसे लगाए। ठीक हो गया, मुझे बस ये बता दीजिएगा उस्मान साहब, ये आपको लगता है कि 5 अगस्त की तारीख जो है कोई सोच समझ कर रखी गई थी? और इसी तरह के आपने खुद फरमाया कि जब भी कोई बड़ी शख्सियत आ रही होती है उन दिनों पे भी हम देखते हैं कि पीटीआई जो है एहतजाज कर रही होती है। देखिए ये उनकी तारीख से वाज़िया हो रहा है कि इमरान खान साहब मुल्क में बदअमनी चाहते हैं। काश इमरान खान साहब ये फैसला करते कि मैं सेनेट का टिकट उसको दूंगा जो जेल में कैद है, मेरा कारकुन है, उसको ये मैं नवाजता हूँ, ये सेनेटरशिप उसको मिलनी चाहिए। मगर अमीर बंदों को नवाजा गया। मुझे ये बताया कि इमरान खान साहब बात कहते हैं कि मैं तो गरीब बंदे की आवाज हूँ। ये कौन सी गरीब बंदे की आवाज है? इमरान खान साहब बात चाहते हैं मैं जेल से निकलूं, मुझे फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर सीट की, प्राइम मिनिस्टर वाली सीट ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं अगले सेगमेंट में आऊंगी उस्मान साहब आपकी तरफ। पाकिस्तान की सियासत में ये जो अभी कल हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तहरीक जिसका ऐलान किया गया था खुद बानी पीटीआई की जानिब से अडयाला जेल के अंदर से, और जब उनका ट्वीट सामने आया था उसके बाद से हम जानते हैं कि जी 5 अगस्त को कुछ बड़ा पीटीआई करने जा रही है। उसमें कामयाब होती है नहीं होती है इसको हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अब हम जब ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे तो पाकिस्तान की उस कामयाबी का जिक्र करेंगे जो उसे अस्करी महाज पर हासिल हुई है, सिफारतकारी के महाज पर हासिल हुई है। क्या कामयाबी आपसे शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात अब हम करेंगे पाकिस्तान की कामयाब अस्करी सिफारतकारी की जिसकी गुन दुनिया गाती दिखाई देती है और वाहगा पार सफ़े मातम बिछी हुई है। भारतीय मीडिया सवाल उठा रहा है कि शाइनिंग इंडिया का इमेज कहाँ गया? दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को दुनिया नज़रअंदाज कैसे कर रही है? वो पाकिस्तान जिसे फैटफ में बांध कर रखा गया था, जिसके रास्ते में माशी मुश्किलात के गड्ढे खोदे जा रहे थे, वो कैसे निकलकर नई दिल्ली के सीने पर मूंग दलता दिखाई देता है। सिफारती माशी महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियां अपनी जगह नाज़रीन, लेकिन जंग के मैदान में इबरतनाक शिकस्त ने भी भारतीय जनता को आग भगोला कर रखा है।
ऐसे में अमरीकी सदर के सीज़ फायर कराने के मुसलसल बयानात ने नई दिल्ली को अपने बाल नोचने पर मजबूर कर दिया है। अब इस कैफियत में बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने मजीद इजाफा कर दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की सिफारतकारी की खुलकर तारीफ की गई है। दी इकोनॉमिस्ट लिखता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज़ थी। रिपोर्ट में लिखा गया है कि अमरीकी हुकाम दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का न सिर्फ एतराफ़ कर रहे हैं बल्कि भारत की तखरीबी सरगर्मियों का जायज़ा भी ले रहे हैं। रिपोर्ट ये भी कह रही है नाज़रीन कि फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक से मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। आलमी सिफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर से राब्ते में हैं। रिपोर्ट में कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान की नई सिफारती हिकमत अमली जो है वो आलमी सतह पर फील्ड मार्शल के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। दुनिया का एक बड़े जरीदे में पाकिस्तान की अस्करी सिफारतकारी की तारीफ, आर्मी चीफ की काविशों का एतराफ़, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तहसीन, चीन से पुरजोश ताल्लुकात, मुस्तकबिल में अस्करी सिफारतकारी के बड़े किरदार की निशानदेही नहीं है क्या नाज़रीन? और ये जो हमाजैद किरदार है इसके मुल्की मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब होंगे ये हम जानते हैं अपने पैनल से। इफ्तिखार साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर ये दी इकोनॉमिस्ट लिख रहा है कि आसिम मुनीर जो हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात को एक नई जहत दे रहे हैं जो जनूबी एशिया, चीन और मशरक़ वस्ता के लिए ज़ाहिर है कि अमेरिकी पॉलिसी में एक अहम तब्दीली का आगाज़ है। लेकिन सर हमें ये बता दीजिएगा कि क्या फील्ड मार्शल चीन और अमेरिका के जो कशीदा ताल्लुकात हैं उसमें भी कोई अहम किरदार अदा करते हुए हमें दिखाई देंगे कुछ आइंदा आने वाले दिनों में? सर जी आसमा, ये मेरा ख्याल में पहली बार नहीं है। इससे पहले जनरल अयूब हो, जनरल ज़ियाउल हक हो, या फिर जनरल मुशर्रफ हो, गोया कि कैंप डेविड पे हमें बुलाना या फिर हमारी दावतों पे वहाँ से लोगों का आना और पाकिस्तान को गोया कि एक नॉन नेटो इलाके का दर्जा देना, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बतौर फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे गोया कि रखना, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं मेरे ख्याल में इससे पहले भी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका और उसके साथ उनके जो इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक हैं, ये हमारे ताल्लुकात की तारीख एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। बिल्कुल। और यही ट्रंप साहब थे कि जिस वक्त गोया कि पाकिस्तान की तारीफ़ करते हुए नहीं थक रहे, साथ में वो पाकिस्तान से मुतालिक टैरिफ के मामलात के ऊपर बड़ा एक लीनियंट व्यू लिए हुए हैं। देखें दुनिया में पता नहीं 35%, 40%, इवन के हिंदुस्तान के लिए 25% हिंदुस्तान को साथ में धमकी दी गई कि रूस से तेल ख़रीदा जाएगा तो और जुर्माने आयद होंगे, बट पाकिस्तान को 19% टैरिफ के साथ गोया कि, और साथ में ये भी कहा गया कि जी ऑफशोर तेल की तलाश के लिए भी अमेरिकी कंपनियां आ रही हैं और आने वाले वक्त में शायद पाकिस्तान भारत जैसे मुल्क को भी तेल एक्सपोर्ट कर रहा हो। तो ये सारी बातें बड़ी ही पॉजिटिव हैं, बड़ी मुस्बत हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं और हमें लगता है कि हम शायद दुनिया में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो चुके हैं और अब हमारे बगैर दुनिया आगे बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन ये एपिसोड जैसे मैंने कहा कि हम माजी में देख चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं खुदा करे कि ऐसा हो जैसा कहा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्ती तौर पे, क्योंकि हिंदुस्तान एक नालायक मुल्क के तौर पे सामने आया है, वो इस खित्ते के अंदर हम नहीं कह रहे, वो खुद अमेरिका कहते हैं कि इस खित्ते में उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, वो शायद अब भी है, लेकिन अब वो उनके दिल से उतर चुका है क्योंकि वो मकासद जो इस खित्ते में अमेरिका और यूरोप के हैं उनको वो पूरा नहीं कर पा रहा। लेकिन क्या हम इस नई बदलती हुई दुनिया में अपने लिए क्या हासिल कर रहे हैं? क्योंकि माजी में अपने हुक्मरानों के ऊपर हमेशा ये तनकीद करते रहे हैं कि हमें मौके बड़े मिले हैं, लेकिन हर बार हमने उन मौक़ों को गंवाया है। कुछ लोगों ने इनफरादी तौर पे ज़रूर फ़ायदा उठाया है, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ 100-120 अरब डॉलर के कर्जे मिले हैं जो अभी तक हम अदा नहीं कर पा रहे। हम कहते हैं हमारा पैदा होने वाला बच्चा मकरूज़ है, हमारी मईशत IMF के इंजेक्शन के ऊपर चल रही है और इस तरह की बाकी चीज़ें हैं। तो देखिए मेरे ख्याल में, और जो आपने बुनियादी सवाल किया, इसमें कोई शक नहीं है कि 60-70s की दहाई में हमने अमेरिका और चीन जैसे मुल्कों को आपस के एक दूसरे के करीब लाया, उनके सफारती ताल्लुकात स्टैब्लिश किए, तो हमें एबिलिटी है। तो बैलेंस के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चीन को पीठ दिखाना या उससे ताल्लुकात की को कॉम्प्रोमाइज करके किसी के साथ बनाना, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता हमारा। ये हमारे पास कभी ना ऑप्शन था, ना ये है, ना होना चाहिए। ज़ाहिर है जिस तरह से चाइना हमेशा हमारे साथ खड़ा दिखाई देता है हर मुश्किल घड़ी में। मैं आपकी तरफ आऊँगी नौशाद साहब। सर अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ हो गई, नाइट विजन आलात हो गए, दीगर फौजी सामान हो गया, ये सारी चीज़ें फराहम करने पर गौर कर रहा है। तो क्या ये समझा जाए कि फील्ड मार्शल की मौजूदगी में ट्रंप जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो है उसको तस्लीम करते हुए दिखाई देते हैं, पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद कर रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग में पाकिस्तान की काविशें? जी बिल्कुल, अब तक की जो सिचुएशन है वो तो यही है कि वो भरपूर एतमाद कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने दाइश के कुछ लोग पकड़ कर भी उनको दिए हैं और वो दाइश जो
खुद यूरोप और अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है, उसके खिलाफ बड़ी मौसर कार्रवाइयाँ की हैं। जनरल कोरेला ने ये कमेटी के अंदर ये कहा था, जो गुफ्तगू की थी वो सबके सामने है, उन्होंने प्रेज किया था, वो यहाँ भी आए, उन्हें भी हमने सदारती जो उससे नवाजा है तमगे से। बात यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू है ना, ये बख्तरबंद गाड़ियाँ और ये चीज़ें, ये सारी अपनी जगह है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर मुझे देखने में मिली जी, हैं। जी, जी, पहली जी। बात यह कि इसके अंदर कुछ अल्फाज हैं जो हैं भारतीय, जो तखरीबकारी हैं, जो भारतीय तखरीबकारियां हैं, हाँ। उस पर नजर रखी हुई अमेरिका हाँ, ने। ये हाँ। बड़ा अहम पहलू है। क्यों? इसलिए कि भारत इससे पहले पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर, ये आपने एफएटीएफ का हवाला दिया, तो सिर्फ एफएटीएफ नहीं, इसके अलावा भी पूरे पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिलवाने की वो हर मुमकिन कोशिश कर चुका है। ये एक पहलू है जो एक एस्पेक्ट है, इस पर मैं बात करूंगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि मशरिक वुस्ता के अंदर जो हालात है उस पर मुशावरत, ये जो बात है ना, ये बड़ी बारीक है। मैंने शायद जुम्मा या हफ्ते को एक टीवी चैनल पे ये कहा था कि ये मेरी राय है, खबर नहीं थी मेरे पास, मेरी एक राय थी कि शायद ईरान के जो सदर पाकिस्तान आ रहे हैं उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली कुछ रोल अदा कर रहा है बिटवीन ईरान और यूएस के, और इसी सिलसिले में शायद ईरान के प्रेसिडेंट जो आए हैं। ये खबर नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ये खबर नहीं, ये मेरी राय थी। जो मौजूदा हालात, क्योंकि मैंने देखा था कि फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद जो ईरान के अगेंस्ट बहुत सख्त स्टांस था यूएस का, उसमें कुछ नरमी देखी गई थी। अगरचे कि इसराइल पे जो हमला था ईरान का, उसने भी अमेरिका को थोड़ा सा स्टेप बैक करने में मजबूर किया था। लेकिन ये जो पहलू है ये बड़ा अहम है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये किरदार अदा करता है और ईरान और यूएस के दरमियान हालात को नॉर्मलाइज कर लेता है या बेहतर कर देता है, तो पाकिस्तान जो है ना खित्ते के अंदर एक नए रोल के अंदर सामने आएगा। ठीक हो गया। दुनिया और एक्सपेक्ट करेगी। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमने भारत के चेहरे पे लगा हुआ नकाब उतारने में हम कामयाब हुए हैं कि अब तखरीबकारियां जो भारत की हैं, अभी भी उसको उसकी दहशतगर्द नहीं कहा गया, तखरीबकारियां, यानी उसकी जो तखरीबकारियां हैं उस पे अब नजर रख ली गई है। वो फाइव आइज ने भी रखी हुई है, यूएस बतौर खास उसको देख रहा है, कनाडा और जो कैनेडियन वजीर आजम ने जो कुछ कहा था जिन इल्जामात के बाद, तो अब भारत जो है उसके लिए आगे आने वाले वक्त में बहुत मुश्किलात मुझे नजर आ रही हैं, क्योंकि वो तो हमें ठीक हो गया, FATF की टाइम मेरे बात पास कर रहे कम हैं है ना, ना शाद साहब, या आपकी गद्दापुर साहब इजाजत की से मैं स्टेटमेंट को शहजाद उठा साहब के की तरफ वो जाऊंगी। FATF में ले जा रहा है, लेकिन खुद ठीक हो उसके गया। मामलात जो हैं वो मुझे लगता है कि बहुत खराब हो सकते हैं आने वाले वक्त में। शहजाद अनवर फारूकी साहब, आप भी ये समझते हैं कि इस रिपोर्ट में ये जाहिर हो रहा है कि आने वाले वक्त में भारत के लिए मामलात जो हैं अमेरिका की जानिब से मजीद ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल में बात की गई है इसमें भारत के हवाले से? अच्छा, ये बेसिकली भारत जो है वो अमेरिका की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। सच्ची बात ये है कि साइज, मईशत, फौजी माइट के हवाले से, भारत के हवाले से ये अमेरिका का डिजाइन था कि वो इस हाँ। खित्ते में एक थानेदार छोटा मोटा उसको लगाना मकसूद था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो अभी हमारी हालिया झड़प हुई जिसमें पाकिस्तान सुरखरू ठहरा, तो उसके बाद से भारत की एबिलिटी या अहलियत के हवाले से सवाल उठे हैं कि क्या ये उनको डिलीवर भी कर पाएंगे जो कुछ वो सोचते हैं। तो मुझे लगता ये है कि अब अमेरिका के जो कारपरदाज आए हैं वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भारत उस डिजाइन पर पूरा नहीं उतरता। लेकिन इसके बावजूद हैविंग सेड दैट, चूंकि भारत के अंदर एक तो बहुत ज्यादा सरमायाकारी ऑलरेडी हो चुकी है, फिर ये है कि अमेरिका के अंदर भारतीय लॉबी बहुत तगड़ी है, बहुत सारे लोग बहुत सारी अहम पोजीशंस को होल्ड करते हैं, तो भारत को इतना ज्यादा नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये ठीक है कि जो सहूलियात उसको दस्तयाब थी वो उसको नहीं मिलेंगी, या वो जो एक शबशबा था उनका वो अब धीरे धीरे कम होना शुरू ठीक हुआ है। है। मतलब अगर आप पाकिस्तान से इंडिया से बाहर आप अमेरिका, कनाडा, बरतानिया में ऐसी कार्रवाइयां करते हैं जो कि दूसरे ममालिक को बराह रास्त ललकारने वाली हों, तो उसके बहरहाल बद असरात होंगे जो भारत को भुगतना पड़ेंगे। ठीक हो गया। मैं उस्मान साहब आपकी तरफ आऊँगी। ये जब द इकोनॉमिस्ट में हमने फील्ड मार्शल के हवाले से, पाकिस्तान की अस्करी सिफारतकारी के मुतरफ होने के हवाले से रिपोर्ट देखी, तभी हमने देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक पूरा जो पेज है उस पेज के ऊपर एक इश्तिहार भी शाया किया गया। तो आप इन दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ देखते हैं, राब्ता है कहीं ना कहीं? देखिए जी, पैसे दें अखबार के लिए, आपका ऐड छप जाता है। और दूसरी बात ये है, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में अखबार में ऐड छपा, डोनाल्ड ट्रंप ने तो नहीं कहा कि इमरान खान को छोड़ दे, जिस पर पीटीआई के वहां पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने लाखों डॉलर इन्वेस्ट किया
डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन पे, और सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन हलफ उठाएंगे उस दिन इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे। ऐसा तो कोई नजर नहीं आया। और देखें, ये पाकिस्तान की खाली दिफाई सतह पर कामयाबी नहीं, मुआशी सतह पर कामयाबी है, सफारती सतह पर कामयाबी है, मगर इमरान खान साहब चाहते हैं इस मुल्क में कामयाबी हो ही ना। और देखें, कोई भी दुनिया में जो ताल्लुकात हैं वो हमदर्दी की बुनियाद पर नहीं बनते। इस वक्त अमेरिका को मुफाद है पाकिस्तान से, वो समझता है कि पाकिस्तान जो है वो जियोग्राफिकली ये ऐसी पोजीशन पर खड़ा है और उसकी जो दिफाई जो इसकी कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा इंडिया से बेहतर है। इस सूरत हाल की वजह पर अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएं। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये था कि जो अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स थे वो चाइना से लेता था, चाइना ने अब इनकार कर दिया वो रेयर अर्थ मिनरल्स देने के लिए, क्योंकि वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो अमेरिका यूज करता था अपने दिफाई टेक्नोलॉजी के लिए, अपनी गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए, इसके अलावा मोबाइल के यूजेज के लिए। वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में एक्सप्लोर हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि वो मैं सस्ते दामों पाकिस्तान से खरीद सकूं। इसलिए जो अभी बाकी भी मेरे जो 7 गेस्ट बैठे हैं जिन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान इस वक्त जोग्राफिया लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है। इसमें नो डाउट सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया है वो चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प की है। आप एक ये देखें कि एक तरफ पाकिस्तान के चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और एक तरफ अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। हालांकि अमेरिका कह सकता था कि चाइना से आप ताल्लुकात खत्म करें, मगर पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन इतनी बेहतर की कि दोनों मुल्क जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पर इन्हिसार कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम जो ऑपोजिशन की जमातें भी हैं उनमें पीटीए सबसे जो सहरफहरिस्त है, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की बेहतरी होगी तो उनकी सियासत की बेहतरी भी होगी, केपीके की बेहतरी होगी। मगर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं और कोई लोग छोड़ देते हैं। और आपको पता है ये वाला जो नुक्ता है ये फेटफ में भेजा जाएगा, वो उठाया जाएगा, फिर दोबारा से पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगेंगे। देखें, पीटीआई सियासत जरूर करे मगर रियासत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो किसी भी सियासी जमात को हक नहीं है। सही हो गया, किसी भी सियासी जमात को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक फारूकी साहब कुछ आसमा, ऐड करना चाह रहे हैं जी सर। एक फिक्रा मैं कहना चाहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि फील्ड मार्शल साहब ने जो पिछले दिनों कामयाबियां हासिल की हैं, और ये कहना गलत है कि जी इससे पहले अयूब खान भी थे और वो भी गए थे और ज़ियाउल हक भी गए थे और मुशर्रफ भी गए थे। वो उस वक्त गए थे जब वो सदर बन गए हुए थे, चाहे गलत या दुरुस्त, वो सदर की हैसियत में मिले थे। आर्मी चीफ जो थे, ये फजीलत सिर्फ जो है वो मौजूदा फील्ड मार्शल को हासिल है और बिलाशुबा उन्होंने अपने दम पे ये कामयाबी हासिल की है, इससे जलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये अभी जो मुझे लगता है ना कि मुल्क में तलाकों की शरह जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, तो उसकी जिम्मेदार शख्सियत भी एक ही है। ये जलजले आ रहे हैं और सैलाब, ये सारे का सारा जो है ये सारे का सारा एक बंदे पर डालना, मेरा ख्याल है इससे थोड़ा सा परहेज कर लिया। हमें हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करनी चाहिए। बाकी ठीक है, आर्गूमेंट की हद तक हम सारी बातें करते हैं और नो हार्ड फीलिंग्स। ठीक हो गया जी। इतना छोटा जुमला वैसे मैंने पहली दफा सुना है। किसका छोटा जुमला? तारीफ के मामले में इतना छोटा जुमला जो फारूकी साहब ने अदा किया है। उन्होंने कहा आप जेलस, आपका ये तारीफ के तजिया था मामले में आसमा, वो जेलसी पे मबनी था। शराजी साहब आपने मिस कर दिया इस वक्त साहब जुमले पे मैं सैल्यूट करता हूं सर। शिराजी साहब की सभा के लिए कि फील्ड मार्शल की फिर जिसने मुखालफत की थी उनके टैलेंट की, फिर उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था। मेरे ख्याल में अब मैं इस पे ब्रेक ले लो, इस पे एक ब्रेक बनता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानों पर खेलने वाली पाकिस्तान पुलिस की बात कर रहे होंगे, जिनका आज पाकिस्तान भर में दिन मनाया जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। आज मुल्क भर में पुलिस डे मनाया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का किरदार तो है ही नाज़रीन, जिसे सराहा भी जाता है, लेकिन इस हवाले से हम पुलिस की उस तरह से हौसला अफजाई नहीं करते हैं जैसा कि उनका हक है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 8000 पुलिस एहलकार अपने फ़र्ज़ का कर्ज सीनों पर गोलियाँ खाकर जाम शहादत नोश अदा कर चुके हैं। लेकिन क्या वजह क्या है कि कौम अपने इन हीरोज़ को वो मकाम नहीं देती जिसके ये मुस्तहक हैं? हमारे पास पुलिस के लिए सिर्फ शिकवे शिकायतें ही क्यों होती हैं? ये कुछ अच्छा भी करते हैं तो मीडिया पर वो हाईलाइट नहीं होता है, और हम पुलिस को दे क्या रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर रिज़ल्ट हम जो है वो 100% से भी ज़्यादा चाह रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने पैनल के सामने रखते हैं। शराई साहब, आप मुझे बताइएगा क्या वजह है? पुलिस के हवाले से हम देखते हैं कि अवाम का रवैया जो है वो मुतवाज़न है,
हम सिर्फ शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं, मुतवाज़न नहीं है इनफैक्ट हमारा रवैया जो है, सिर्फ हम शिकायतें कर रहे होते हैं, उनकी कुर्बानियों का अदराक नहीं हम करते हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि आज उनका दिन मनाया जा रहा है, तो ये सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों उनके साथ? मेरा ख्याल में परसेप्शन का इशू है सबसे बड़ा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि मुख्तलिफ हैं। और कहा जाता है जैसे मुहावरा है कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई भी फोर्सेस हों, तमाम के तमाम लोग बहुत अच्छे हैं और उनमें बिल्कुल बुरे नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है। ज़रूर हर जगह हर तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन मेरा उससे बढ़ के एक कंसर्न है। देखिए, ये पुलिस अब सिर्फ ये जो एक टिपिकल किस्म के जराइम उनको कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी का अनसर आया और वो मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के शहरों तक फैल चुका है। तो ओवर द ईयर्स गोया कि होना ये चाहिए था कि इन फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्डिंग होती, इनकी उस हिसाब से ट्रेनिंग होती। लेकिन बड़ी बदनसीबी है आसमा के इस फोर्स की कि जिसने शहरों के अंदर अमन को यकीनी बनाना है, उनके पास वो ज़रूरी वसाइल भी नहीं हैं। उनकी मॉडर्न खतूत के ऊपर ना तो ट्रेनिंग की गई, ना उनके पास वो सारे गैजेट्स हैं कि जो होने चाहिए दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ने के लिए। उनके मुकाबले में जो दुश्मन है वो बड़ा ही ताकतवर है और उसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन भी है, उनके पास दीगर भी चीज़ें मौजूद हैं। उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ कि जहाँ जिस शहर में हम बैठे इस्लामाबाद में, यहाँ की पुलिस भी पेट्रोलिंग इसलिए नहीं करती कि उनके पास गाड़ियों में फ्यूल डालने के लिए नहीं है, इसलिए कहीं निकलते नहीं है बेचारे। तो क्या उन्होंने किसी को पीछा करना है, किसी को क्या पकड़ना है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है? तो मेरे ख्याल में आज के दिन हम ज़रूर उनको सैल्यूट करें, उनकी कुर्बानियों को हम उनको खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करें। उनकी फैमिलीज़ के साथ हमें इजहार हमदर्दी भी करना चाहिए। बट जो कोर इशूज़ हैं वो ये हैं कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको रिक्वायर्ड वो सारे के सारे साजो सामान मुहैया करें कि जिसके नतीजे में आप रातों को अमन की नींद सोएं, सुकून की नींद सोएं और वो बेहतर अंदाज में आपको परफॉर्म करके भी दिखाएं। तो मेरे ख्याल में इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। नशाद साहब, ये चीज़ें क्यों नहीं की जाती हैं? ख़ासतौर पर केपी पुलिस के हवाले से मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा मुतासिरा जो हमारा सूबा है केपी है, फिर बलूचिस्तान है, लेकिन यहाँ पर हम केपी की अगर बात करें तो उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा कम हैं दीगर सूबों के मुकाबले में, और जान की कुर्बानी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को देना पड़ रही है। ज़ाहिर है दहशतगर्दी के अटैक्स वहाँ पर हो रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों है नौशाद साहब? तनख्वाहें इतनी कम हैं, मराहत इतनी कम हैं, कॉलेजेस नहीं हैं कोई इनके लिए, कोई हॉस्पिटल्स उस तरह से हमें दिखाई नहीं देते हैं इन लोगों के लिए मुख्तस। अच्छा, पहले मैं एक बात तो ये जरूर कहूंगा कि जो जिस पुलिस एहलकार का कहीं ना कहीं दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक है, यानी कि वो किसी ऐसी उसमें है, उसकी ट्रेनिंग की जा रही है। ये ठीक है कि वो कहा जा सकता है कि उनके पास उस तरह का इक्विपमेंट नहीं है जिस तरह का उन्हें सामने से सामना करना पड़ता है, और ये भी दुरुस्त है कि ओवरऑल पुलिस के जो फंड्स हैं वो कम हैं। लेकिन जो आप खास तौर पर जब केपीके की बात करते हैं, देखिए केपीके में प्रॉब्लम है गवर्नेंस का। उस गवर्नेंस का ये आपके सामने एक रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा जब वो पेशावर पे वो हमला हुआ था पुलिस उसके अंदर, तो उसके बाद ये सीटीडी के हवाले से एक रिपोर्ट आई थी और ये यहाँ तक कहा गया था कि वहाँ सीटीडी ऑफिस नहीं है, खुद वो किराए की बिल्डिंग में है। तो ये तो अब केपीके गवर्नमेंट जो है उसको सोचना चाहिए कि खास तौर पर जब वो खुद से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है तो उसकी ज्यादातर फोकस जो है वो जो फंड्स का खास तौर पर वो केपीके की जो पुलिस है उसको इक्विप करने में लगना चाहिए। लेकिन बस बदकिस्मती से वहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है और वो ज़्यादा वक्त जो है वो एहतजाज और जलसे जुलूस और ये इस तरह के मामलात में निकालते हैं। ये नहीं होता तो फिर करप्शन के केसेस आने, स्कैंडल आते हैं और अरबों रुपए के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। अब मसला ये है कि ये जो पुलिस का मामला है, पुलिस की रेपुटेशन एक अलग से एक बहुत बड़ा इशू है जो आज की नहीं है, उसके पीछे 70-78 साल का एक स्पैन है जिसके ऊपर लोग अभी भी उस तरह से पुलिस को रिस्पेक्ट नहीं देते। हालांकि जो पुलिस होती है वो दुनिया भर के अंदर उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है क्योंकि कम्युनिटीज को संभालने के लिए सबसे अहम रोल उनका है दाखिली फोर्स के तौर पर। लेकिन अब ये जो केपीके का मामला दहशतगर्दी से जुड़ा हो तो वो अल्टीमेटली वो वहाँ की गवर्नेंस, वहाँ की नालायकी, अब वो उसको बेशक आप जाके फिर जोड़ देगी कि ये पैसे जो है इसलिए नहीं है कि एनएफसी से शेयर नहीं मिला, ये इसलिए नहीं है कि हमें रॉयल्टी नहीं मिली। लेकिन अगर प्रायोरिटी हो तो सबसे बड़ी जो मेन जरूरत है वो सिक्योरिटी और सबसे ज्यादा फोकस उस पर किया जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली केपीके में उस तरह से किया नहीं जाता। ठीक है शहजाद साहब, ऐसा सिर्फ केपी में है या आपको लगता है कि नहीं मुल्क भर में ही हमारे जो पुलिस एहलकार हैं उनके साथ कहीं ना कहीं
जो फैसिलिटीज़, जो मराहत उनको मिलनी चाहिए, जो तनख्वाहें उनको मिलनी चाहिए हैं, जो सहूलियात मिलनी चाहिए, वो नहीं हम उनको दे पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात तस्लीम करनी होगी कि ये बड़े हौसले का मामला है पुलिस में होना। मुझे याद है 2000 की दहाई में जब दहशतगर्दी अपने पूरे अरूज पर थी, तो मैं दारुल हुकूमत के एक हसास इलाके में रिहाइश पजीर था और नाके लगे होते थे, तो पुलिस वाले आपकी गाड़ी के अंदर मुंह देते थे। तो मुझे खौफ आता था कि यार जानते बूझते आपको यू नेवर नो कि किस गाड़ी में क्या क्या होगा, और है, उन दिनों में बिल्कुल। बहुत ज्यादा ब्लास्ट थे। तो ये बड़े दिल जिगरे का काम है कि पुलिस अफसर जो है वो पुलिस एहलकार हो, वो आपकी गाड़ी में या किसी की गाड़ी में मुंह डालकर देखे कि अंदर कौन है, ये क्या जा रहा है। ये तो हौसले के काम है, लेकिन जो बाकी मसाइल हैं पुलिस के साथ वाबस्ता, वो बुनियादी तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर सरायत कर चुके हैं। ये एक दिन में नहीं, ये 70 साल में हमने इकट्ठे किए हैं। हमने पुलिस में पॉलिटिकल मुदाखलत की है, हमने लोगों को पैसे लेकर भर्ती किया, हमने सियासी असर और रसूख की बुनियाद पर पोस्टिंगें दी, उनको भर्ती किया। तो उससे हमारे मसाइल बेताशा किस्म और तरह के हो गए। अब आपने पुलिस को स्पेशलाइज नहीं किया किसी हवाले से, आपने पुलिस के ऊपर क्या क्या डाला हुआ है। आपने जाली चेक से लेके कब्जे तक के मामला तो पुलिस के हवाले किए हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को देखने का काम भी उनका है, पर्चा दर्ज भी उन्होंने करना है, तफ्तीश भी। तो आपका पूरा सिस्टम एक हौच पौच है, इसको ठीक करें। रहा केपीके का मामला, तो यार अभी ये जो कच्चे के इलाके में रहीम यार खान में जो एहलकार शहीद हुए हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये इस तरह से किसी चीज को अलग से खुर्दबीन में देखना मेरे नजदीक ये ठीक हो गया। नाइंसाफी होगी। हमारे ओवरऑल हालात इस तरह के हैं और हर सूबे के अपने मामलात होते हैं। उसके उसके पस मंजर में आपको चीजों को देखकर उसकी रोशनी में आपको अपना लाएअमल तय करना होगा। और इनकी इस्तेदाद कार को बढ़ाने के हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है। इनको भी उसी तरह से देखिए, अमेरिका, बरतानिया या जिन ममालिक की तरफ हम देखते हैं, तो वहां पे अंदर जितना बड़ी मर्जी वारदात हो जाए, वो अंदर के अंदर FBI ही देखती है, स्कॉटलैंड यार्ड ही देखती है, उनकी फौज नहीं आके देखती, पैरामिलिट्री नहीं देखती। ठीक हो गया। तो हमें उस्मान अपने साहब, इदारों को तगड़ा करना है। उस्मान साहब, पुलिस डे के हवाले से मैं चाहूंगी कि आप भी ज़रूर कमेंट कीजिए और मैं ज़रूर बताइए कि अगर हुकूमत के अंदर कुछ, हम जेल इस्लाहात के बारे में बड़ा सुनते रहे हैं, कुछ पुलिस इस्लाहात की भी हमेशा से बात होती रही है, अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं पुलिस इस्लाहात को लेकर, कुछ किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से या किया जाएगा? असमा साहबा, मैं दो वाकयात का जिक्र करना चाहता हूँ, छोटे छोटे वाकयात का। अभी शराजी साहब ने बात कही, फारूकी साहब ने बात कही। मैं आई विटनेस हूँ कि छोटू गैंग के खिलाफ कुछ साल कबल ऑपरेशन हो रहा था, और बिलीव मी, मैं उस मौके पर था कि जिस नाके पर पुलिस वाले पिकेट में मौजूद थे, उनके पाँव में जूतियां तक नहीं थी, उनके सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थी, मगर वो जज्बे के साथ लड़ रहे थे। देखिए, नो डाउट कैपेसिटी बिल्डिंग होती है और करनी भी चाहिए। अभी मरियम नवाज शरीफ जो वज़ीर पंजाब है, आप मुझे बताएं कि इस सूबे में एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग किसी पुलिस ऑफिसर की किसी सिफारिश पर हो रही हो? बिल्कुल जीरो। और मैं एक छोटा सा एक वाकया और जिक्र करना चाहता हूँ कि कज़ाफी स्टेडियम में अभी कुछ रोज कबल यहाँ पर एक क्रिकेट मैच थे, इंटरनेशनल टीमें यहाँ पर आई हुई थी, तो इतलात आई थी साथ इदारों की कि यहाँ पर 2 गुजकश बमबाज जो है वो अटैक कर सकते हैं। बिलीव मी, मैं आई विटनेस हूँ कि फैसल कामल जो कि DG ऑपरेशन लाहौर है, वो उन्होंने सख्त सिक्योरिटी कर दी, ताकि, क्योंकि ये जो दहशतगर्द होते हैं, ये इस सॉफ्ट टारगेट को ढूंढते हैं कि किस तरह हम वो स्टेडियम की तरफ जा सके और अपना ब्लास्ट कर सके और कोई भी नाहुशबर वाकया पेश हो। तो देखिए, पुलिस ऑफिसर अपनी बहादुरी से लड़ रहे हैं, इस मुल्क का अमन कायम किए हुए हैं। और दूसरी बात, देखिए, अच्छे बुरे लोग हर प्रोफेशन में होते हैं, मगर अगर कोई किसी का अच्छा काम है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। सही हो गया। बिल्कुल सराहा जाना चाहिए है, और ख़ास तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि कच्चे के इलाके में जिस तरह से हमारे पुलिस एहलकार जो हैं बगैर सहूलतों के लड़ रहे होते हैं, बड़े बड़े गैंग्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे शराजी साहब ने फरमाया कि उनके पास तो फुली लोडेड और जिस तरह से जदीद तरीन असलहा मौजूद होता है, तो उस तरह से हमारी पुलिस के पास जो है वो, आपने बताया कि आप आई विटनेस है कि जूते तक बहुत सारे पुलिस एहलकारों के पाँव में नहीं थे, जो कि ज़ाहिर है एक लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए, और ख़ास तौर पर हुकूमत के लिए, दीगर सूबों की हुकूमतों के लिए भी जो ज़िम्मेदार हैं ज़ाहिर अपनी फोर्सेस के और पुलिस के हवाले से जो भी इंतजामात उनको करने। बहरहाल बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शराजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद नौशाद अली, उस्मान अहमद भट्टी और शहजाद अनवर फारूकी साहब। और नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। कल आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।